सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। बादल बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को इन 4 प्रोसेस के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब किसी पदार्थ का ठोस या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब किसी पदार्थ का गैस अवस्था से पुनः द्रव अवस्था में बदलना। न्यूक्लियरेशन। न्यूक्लियरेशन का मतलब पदार्थ के छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बड़े पार्टिकल बनना। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब यदि कोई पदार्थ जैसे पानी द्रव या गैस अवस्था में है और उस कंडीशन में उसका तापमान लगातार कम किया जाए तो वह जमकर ठोस अवस्था यानी बर्फ में बदल जाता है। जब सूर्य की गर्मी समुद्र, नदी, भूमि, तालाब, झील और वनस्पतियों पर पड़ती है तो गर्मी के कारण पानी गर्म होकर वाष्प में बदलकर हवा में मिल जाता है। इसी क्रिया को इवापोरेशन कहते हैं और गर्मी के कारण यही वाष्पयुक्त हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है, जिससे यह ऊपर की ओर उठने लगती है। जैसे जैसे ये हवा ऊपर उठती जाती है इसका तापमान कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। कम तापमान होने के कारण यही वाष्प युक्त हवा पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदों यानी वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में बदल जाता है। इस क्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है। इस समय इन वाटर ड्रॉपलेट्स का व्यास 0.01 mm होता है। धीरे धीरे ये वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में कंपनसेट हो जाती है जो बादलों के रूप में हमें दिखाई देता है और यह बादल हवा के साथ हवा की दिशा में उड़ते रहते हैं। जब इन बादलों के मार्ग में कोई पहाड़ आता है तो ये पहाड़ बादलों को रोक देते हैं तथा पीछे से और हवा तथा बादल आते रहते हैं। इस प्रकार इस एरिया में बादलों का ज्यादा दबाव पड़ता है जिससे बादल ऊपर की ओर उठने लगते हैं। जैसे जैसे बादल ऊपर उठते जाते हैं ऊपर का तापमान कम होने के कारण ये ठंडी हवाओं के संपर्क में आते हैं, जिससे जो जलवाष्पयुक्त बादल है वह पहले बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं। अतः इस प्रकार क्रिस्टल बनने की क्रिया को न्यूक्लियरेशन कहा जाता है। ऊपर तेज हवा तथा अधिक ठंड होने के कारण ये क्रिस्टल एक दूसरे के पास पास आकर फ्रीज होने लगते हैं, जिससे बर्फ के बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं। इस क्रिया को फ्रीजिंग कहा जाता है। बर्फ के बड़े क्रिस्टल होने के कारण उनका आकार और वजन बढ़ जाता है, जिसके कारण इन बड़े हुए बर्फ के क्रिस्टल को बादल रोक नहीं पाते हैं, जिससे ये बर्फ के क्रिस्टल नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते हुए बर्फ के क्रिस्टल हवा के घर्षण के कारण गर्म होकर पिघलने लगते हैं और बूंदों के रूप में धरती पर बरसने लगते हैं। जो पहाड़ ज्यादा बड़ा तथा ऊंचा होता है वो ज्यादा बादलों को रोकता है, इसलिए उसके आसपास ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर आप इस मैप के द्वारा देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर पहाड़ है वहाँ के आसपास इलाकों में अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ के क्षेत्र ज्यादा हरे भरे हैं और जिन इलाकों में पहाड़ नहीं है वहाँ पर कम वर्षा या बहुत कम वर्षा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों को ग्रे कलर से दिखाया गया है तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को हरे रंग से दिखाया गया है। अगर इन बादलों के मार्ग में कोई पहाड़ ना आए तो यह बादल बिना वर्षा किए ही निकल जाते हैं। अतः वर्षा कराने में पहाड़ों का बहुत अधिक महत्व है, इसीलिए लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं। कुछ पहाड़ों की लंबाई की दिशा हवा की दिशा एक ही होने के कारण ये बादलों को ज्यादा रोक नहीं पाते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है या नहीं होती है, या जिस एरिया में पहाड़ नहीं होते हैं उस एरिया में बादल नहीं रुकते हैं, जिसके कारण उस एरिया में बहुत कम वर्षा होती है या ना के बराबर होती है, जैसे कि रेगिस्तान में। अब हम समझेंगे कि वर्षा को कैसे मापा जाता है। बारिश को मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। वर्षा मापी गोल मुख वाला एक पाइप के आकार जैसा दिखने वाला एक उपकरण होता है, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर में मिलीमीटर के पैमाने बने होते हैं। इस यंत्र को ऊंचे तथा खुले स्थानों पर लगाया जाता है, जिससे कि बारिश का पानी सीधे इस यंत्र में गिर सके। बारिश के दिनों में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर दिन में 2 बार इस यंत्र पर बने पैमाने में देखते हैं कि पानी का लेवल कितने mm तक ऊपर आ गया है और इस रीडिंग को नोट कर लिया जाता है, जो कि वर्षा की माप को दर्शाता है। वर्षा की माप पर घंटे,
पर डे, पर सप्ताह या पर मंथ हो सकती है। यानी रीडिंग को जितने समय में नोट किया जाता है, वर्षा की माप उसी समय के अनुसार प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के लिए यदि बारिश होने के समय में यदि 1 घंटे के बाद रेन गेज में रीडिंग 42.5 मिलीमीटर आता है तो वर्षा की माप 42.5 मिलीमीटर पर घंटे होगी। यंत्र का व्यास ज्यादा या कम होने से इसकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कम व्यास वाले यंत्र में पानी कम गिरता है और अधिक व्यास वाले यंत्र में ज्यादा पानी गिरता है। लेकिन यंत्र का व्यास ज्यादा होने के कारण पानी का लेवल उतना ही होता है जितना कि छोटे व्यास वाले यंत्र का। इसलिए दोनों की रीडिंग एक ही होती है यदि वे दोनों एक ही स्थान पर लगे हो तो। जब किसी स्थान पर 1 घंटे में 100 mm से कम बारिश होती है तो इसे साधारण वर्षा कहते हैं, और यदि 100 mm या उससे ज्यादा बारिश होती है तो इसे बादल का फटना या क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे कि बादल कैसे फटते हैं। जब बादलों के मार्ग में बहुत विशालकाय तथा ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं तो वहां पर ये पहाड़ बहुत अधिक बादल को रोक देते हैं और पीछे से लगातार बादल आते रहते हैं, जिसके कारण एक ही स्थान पर बहुत ज्यादा बादल इकट्ठा हो जाते हैं, जिस वजह से इन इकट्ठा हुए बादलों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अतः बड़े हुए बर्फ के क्रिस्टलों के वजन के कारण बादल इन्हें रोक कर नहीं रख पाते हैं, जिससे ये एक साथ नीचे गिरने लगते हैं, जिसे बादल का फटना कहते हैं। क्लाउड बर्स्टिंग की कंडीशन में जो पानी पूरे दिन में बरसना चाहिए वह मात्र कुछ मिनटों या घंटों में बरस जाता है। जिस इलाके में ये घटना होती है वहां पर बहुत अधिक मूसलाधार वर्षा होती है और पूरे इलाके में जबरदस्त बाढ़ आ जाती है, जिससे मकान, सड़क, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान आदि सब डूबने तथा बहने लगते हैं। उस इलाके में भयंकर तबाही होती है। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो या आपके बच्चों के लिए नॉलेज लिए सही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।